Hello friends, myself Dr. Shashank Jain. I am Director of Ansh Diagnostics and Healthcare and we are running a paramedical institute by the name of Ansh Paramedical where हम लोग अब बच्चों को पढ़ाते भी हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज की ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं खुद एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने अपनी एमबीबीएस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की थी और एमडी मैंने दिल्ली से ही की है। पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी पीछे कुछ दिनों पहले अभी कुछ दिनों कल परसों में प्रॉब्लम आई है नीट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेरी करी कि भई ये नीट की प्रॉब्लम के क्या कारण हैं और क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं एक अपने विचार रखने के लिए आपके साथ जुड़ता हूँ और एक वीडियो बनाता हूँ। तो सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि पहले क्या पेपर लीक नहीं होते थे या अभी लीक होने ज़्यादा शुरू हो गए हैं सर? नहीं देखिए, ऐसा है कि पेपर लीक होना आज की कोई नई बात नहीं है। मेरे को याद है जब हम 94 में मैंने अपनी एमबीबीएस की थी या उससे पहले भी दिक्कतें आती थी, तब भी आती थी, तब भी ऐसा लगता था कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कैपेबल नहीं है, फिर भी उनका एडमिशन हो जाता था। हश-हश टोन्स में ही रहता था कि हाँ, लीक हुआ है पेपर बट क्योंकि मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए वो चीज़ें आई-गई हो जाती थी। प्लस सेंट्रलाइज़ नहीं था कभी भी एग्ज़ाम, उस समय हर स्टेट का अलग-अलग एग्ज़ाम होता था। तो हर स्टेट में उतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो लीकेज का पता नहीं चल पाता था। बट मेरे हिसाब से लीकेज कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये शुरू से है और अभी सिर्फ़ इसलिए है कि मीडिया स्ट्रॉन्ग है, लोग स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हमें पता जल्दी चल जाता है और सेंट्रलाइज़्ड हो गया एग्ज़ाम तो हमें पता चल जाता है। सर ऐसा मेडिकल फील्ड में ही क्यों होता है, इंजीनियरिंग में या किसी अन्य फील्ड में क्यों नहीं होता है सर? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मेडिकल फील्ड में अगर आप देखेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाके देखेंगे, तो प्राइवेट कॉलेजेस और जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें फ़ीस का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी भी और भी फील्ड में गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का फ़ीस डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हेवी चाहिए होता है कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस का ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस आ जाता है। तो कहीं न कहीं हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका गवर्नमेंट कॉलेज में हो एडमिशन। तो कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ फेयर मीन्स के अलावा अनफेयर मीन्स भी यूज़ करने की कोशिश करता है ताकि जो है वो हायर से हायर रैंक में आए। विथ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं लोग ये कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं लोगों के मन में आता है कि हाँ, अनफेयर मीन्स से हम लोग थोड़ा-सा आगे रैंक ला पाएँ। सर 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनके भविष्य पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या री-नीट कराने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? सर देखिए, री-नीट के लिए ना लोगों के मन में एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है कि 22 के 22 लाख लोगों को फ़र्क पड़ेगा। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप बात करें तो 22 लाख बच्चों में सिर्फ़ टॉप के जो 1 लाख बच्चे होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है और अल्टीमेटली उन्हीं 1 लाख बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़रेंस आ सकता है, अदरवाइज़ बाकी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसमें भी अगर हम कैटेगराइज़ करें तो 2 तरीके के बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे शायद, जो पहली 30 से 40,000 रैंक्स में थे और जो 40 से 60,000 रैंक्स में थे। तो 30 से 40 और ये जो पूरे 1 लाख बच्चे होते हैं शुरू के टॉप के, उनमें जो है कैलिबर का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। थोड़ा बहुत उस समय एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम हुई या थोड़ी तैयारी में क्या हल्की-फुल्की डिफ़रेंस आ गए, उस वजह से रैंक का डिफ़रेंस आता है। अब 30 पहले जब 30-40 हज़ार बच्चे थे, उनके साथ ख़ास बात क्या कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन का। 40 से 60,000 की रैंक के जो बच्चे थे, उनके पास ज़्यादा जो है चांसेस थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या बीडीएस करने के। तो अभी इसको 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ कर 30 से 40,000 रैंक वाले जो बच्चे थे, उनके लिए डेफ़िनेटली थोड़ा-सा जो है टफ़ होगा, क्यों? क्योंकि अब उनको उस मोड से बाहर आके दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी और एप्रीहेंशन डेफ़िनेटली होगी कि कहीं न कहीं जो है, उनकी रैंक में ऊपर-नीचे हो सकता है, थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ सकता है। उसी लहजे में अगर मैं 40 से 60 1 लाख 40,000 से 1 लाख रैंक वाले बच्चों की बात करूँ, तो उनके लिए एक ये सेकंड विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है बहुत अच्छी कि उनकी जो भी लैकिंग थी थोड़ी बहुत जिसकी वजह से उनकी अ, तैयारी या जो भी कारण था या उनकी मेंटल स्टेट की वजह से उनकी रैंक थोड़ी-सी अच्छी नहीं आ पाई, वो मेहनत करके उस रैंक को अच्छा ला सकते हैं। बट डेफिनिटली इन 1 लाख बच्चों के लिए ही फ़र्क पड़ेगा, इन 1 लाख बच्चों के लिए पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑलरेडी बहुत जल्दी पता चला है चीज़ों का, ऑलरेडी अभी एग्ज़ाम कुछ ही टाइम हुए, 10 दिन पहले ही वो एग्ज़ाम खत्म हुआ था जो नीट था। तो अभी उसी मोड में हैं बच्चे, उस मोड को रीएक्टिवेट करके दोबारा से मेहनत करेंगे तो सारे बच्चों का सिलेक्शन दोबारा से होगा बहुत अच्छे से। 1 लाख से नीचे वाले बच्चों का मैं बहुत ज़्यादा
बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी लेवल और वो कैपेसिटी मेरे को नहीं लगता कि तैयारी जो थी वो उतनी अच्छी थी कि वो 1 महीने में दोबारा से रिकवर बहुत ज़्यादा कर पाएँ। पर डेफ़िनेटली 1 महीने में आप दोबारा से उसी मोड में हैं, आप मेहनत करिए, कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी अपनी राय है। तो सर जैसे अभी न्यूज़ आ रही है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि रीनीट करवाना चाहिए या मेरिट बेस पे वापस जाना चाहिए। तो उस पे आपके क्या विचार हैं सर? देखिए सर, मेरिट बेस्ड शुरुआत में अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे तो शुरुआत में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद मेरिट बेस्ड ही होता था, बट दैट वाज़ आल्सो अ वेरी फ्लॉड सिस्टम। क्यों? क्योंकि मेरिट बेस्ड में आपके मार्क्स जो हैं कहीं न कहीं टीचर्स होते हैं, अ, उनके भी बच्चे होते थे, कहीं न कहीं उनमें मार्क्स में ऊपर-नीचे होता था, करेक्शन में कुछ ना कुछ रहता था। तो उस वजह से ही उस फ्लॉ को ख़त्म करने के लिए ही कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्ज़ाम था। तो मेरे हिसाब से मेरिट बेस के की जगह कॉम्पिटिशन विल गिव यू अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबॉडी, सो दैट दे आर नॉट dependent on other people for their admission. Now second thing is, now again for competition, अगर हम आगे पीछे देखें तो पहले स्टेट्स में अलग-अलग कंपटीशन होता था। ये चीज़ें इवॉल्विंग है। स्टेट्स में अलग-अलग कंपटीशन होता था, वहाँ पे जो है अलग-अलग जो है लोग पेपर सेटिंग करते थे। हमारे टाइम में भी पेपर सेटिंग होती थी, है ना? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पेपर्स बनाते थे। पर वहाँ पर भी सबसे पहली बात तो यही है कि कॉम्पिटिशन के साथ दिक्कतें कहाँ आनी शुरू हुई, बाद में जब जो है कॉम्पिटिशन के बाद जब जो है प्लेयर्स आने लगे जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक प्रेशर रहता है कि कहीं न कहीं जो है हमारे को रिज़ल्ट अच्छे दिखाने हैं, हमारे को बच्चों को एडमिशन करवाना है। तो एक तो वो डेफ़िनेटली आप चाहे माने या ना माने, बट डेफ़िनेटली दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ प्रमोटिंग अनफेयर मीन्स। सेकंड थिंग इज़, जितने भी लोग थे जो है पेपर सेटर थे, वही लोग कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन करते थे। तो उनके पास ऑलरेडी जब वो कुछ-कुछ क्वेश्चंस होते थे जिनके क्वेश्चंस बैंक्स बना के वो अपने स्टूडेंट्स को देते थे, जिसकी वजह से दिक्कतें आती थी। तो गवर्नमेंट ने फिर से इसको ठीक करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड नीट बनाया, है ना? सेंट्रलाइज़्ड नीट में फिर से अभी भी यही दिक्कतें हैं कि इसमें क्वेश्चंस अभी पेन एंड पेपर मोड में है, तो कहीं न कहीं प्रिंटिंग होती है, कहीं न कहीं प्रिंटिंग होती है, तो कहीं न कहीं ये लीक होने के चांसेस रहेंगे जब भी प्रिंटिंग होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी आप एक क्वेश्चन पेपर बनाएँ, एक तो पेपर सेटिंग में और एक्चुअल पेपर एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से टाइम बहुत कम होना चाहिए, ड्यूरेशन बहुत कम होनी चाहिए ताकि लीकेज के चांसेस कम हो। मुझे नहीं पता कितना रहता है, पर स्टिल दैट शुड बी मिनिमाइज़्ड। सेकंड थिंग इज़, जितने भी पेपर सेटर हैं, उनसे अलग-अलग पेपर्स लेके उनमें से कुछ-कुछ क्वेश्चंस लेके उनका फाइनल पेपर बनाया जाए। जैसे कि मेरे ख्याल से किया जाता है, बट उसको और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि जो है लोगों के पास क्वेश्चन बैंक्स अगर हों भी तो वो ज़्यादा अफेक्ट ना डालें। एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड हो एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑलवेज़, जैसे इंजीनियरिंग में भी अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, कहीं न कहीं ये होगा आगे कि गवर्नमेंट को ये कंप्यूटर बेस्ड करना पड़ेगा एग्ज़ाम ताकि ये दिक्कतें कम हो जाएँ। लीक अगर आप ये सोचते हैं कि खत्म हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लीक तो होगा, बट मिनिमाइज़ वो हो सकता है, जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे कम से कम अफेक्ट हो, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन बी डन। सर आखिरी में आप बच्चों को क्या सलाह देंगे एक फाइनल कोट के साथ सर? फाइनल कोट में मैं तुम्हें यही कहूँगा कि भई बच्चे मेहनत करें, बिल्कुल भी उस मोड को दोबारा रीएक्टिवेट करें, 1 या 2 दिन में रीएक्टिवेशन हो जाएगा। अपनी आपने ऑलरेडी नीट दे दिया था, वो एक मॉक एग्ज़ाम की तरह, आप उसमें देखिए कि उसमें कहाँ-कहाँ आपकी वीकनेस थी, उस वीकनेस को दोबारा से कवर करिए, स्ट्रॉन्गली जाइए, एंड डेफिनिटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। थैंक यू।